फ्रेंड्स, यूरोपीय इतिहास में हम यूनान की प्राचीन सभ्यता को समझ रहे हैं और इस सीरीज की ये हमारी वीडियो नंबर 8 है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम मैसेडोनियन किंग अलेक्जेंडर और उनके शासनकाल को समझेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें। शुरू करते हैं। 338 ईसा पूर्व में हुए यूनानियों और मैसेडोनियन के बीच बैटल ऑफ कैरोनिया में मैसेडोनिया की जीत हुई, जिस जंग में मैसेडोनियन किंग फिलिप II और उनके बेटे अलेक्जेंडर भी शामिल थे। बैटल ऑफ कैरोनिया के बाद सभी यूनानी राज्य मैसेडोनिया का अधीन हो गए और यूनानियों ने ये स्वीकार भी कर लिया। यूनान पर अपनी सत्ता स्थापित देख मैसेडोनियन किंग फिलिप II वापस अपने देश मैसेडोनिया लौट गए। इसी बीच इन्होंने अपने से एक आधी उम्र की लड़की क्लियोपेट्रा से विवाह कर लिया, जिस कारण उनके बेटे अलेक्जेंडर और इनके बीच काफी ज्यादा मतभेद बढ़ गया। हालांकि इससे पहले भी इन दोनों बाप बेटों में रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। फिलिप चाहते थे कि उनके बाद उनका बेटा अलेक्जेंडर उनका उत्तराधिकारी ना बने, क्योंकि अलेक्जेंडर को वो अपना बेटा मानते ही नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि अलेक्जेंडर की माँ ओलंपिया एक जादूगरनी है जो देवताओं का राजा ज्यूस से उसका लव अफेयर है। वो मानते थे कि अलेक्जेंडर ज्यूस का पुत्र है। अब ये सच है या झूठ ये ओलंपिया ही बता सकती थी, मगर उसने कुछ बताया नहीं। पर फिर भी कुछ तो बात थी अलेक्जेंडर में, तभी तो उनके बारे में ये भविष्यवाणी हो चुकी थी कि ये एक महान राजा बनेगा और अपने साम्राज्य को काफी दूर दूर तक फैलाएगा। कहा जाता है कि ओलंपिया यूनान के पौराणिक योद्धा एक्लिस के वंशजों में से थी। एक्लिस वही योद्धा है दोस्तों जिसने ट्रॉय नगर को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाया था। अब जब फिलिप II क्लियोपेट्रा नामक एक युवती से विवाह कर लिया, जिस कारण अपने पति के प्रति ओलंपिया का गुस्सा अंतिम चरण पे आ गया, क्योंकि ओलंपिया को लगता था कि अब उनके बेटे अलेक्जेंडर को किंग नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि फिलिप II को अपनी पत्नी क्लियोपेट्रा से एक बेटा चाहिए था। इस वक्त तक अलेक्जेंडर लिडिया में था। इधर मैसेडोनिया में अब फिलिप II और क्लियोपेट्रा की शादी को बीते हुए 1 साल का समय बीत चुका था और अब क्लियोपेट्रा को एक पुत्र भी हो गया था, जैसा किंग फिलिप II चाहते थे। इसी बीच एक बहुत बड़ी घटना होती है, जिसमें फिलिप II के ही बॉडीगार्ड पेसेनियस उनकी हत्या कर देता है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, उसी वक्त किंग फिलिप के सैनिक उसे भी मार देते हैं। कहा जाता है कि इस घटना का षड्यंत्र ओलंपिया ने रचा था, मगर ये बात आज तक प्रूफ नहीं हो पाया। इसके बाद अलेक्जेंडर को लिडिया से वापस बुलवाकर उसे मैसेडोनिया किंग घोषित कर दिया जाता है, जैसे कि उसकी माँ ओलंपिया चाहती थी। सत्ता में बैठते ही किंग अलेक्जेंडर या सिकंदर अपना साम्राज्यवाद अभियान शुरू कर दिया। अलेक्जेंडर अपने माँ ओलंपिया से मिलता है और उसे बताता है कि मैं अब एशिया विजय अभियान पे जा रहा हूँ। ये सुनकर अलेक्जेंडर की माँ ओलंपिया काफी खुश होती है, क्योंकि वो यही चाहती थी। यहाँ ओलंपिया अलेक्जेंडर से बताती है कि जब तुम समस्त एशिया विजय कर लौटोगे तब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताऊंगी, मगर ये सच्चाई कभी कोई जान ही नहीं पाया, क्योंकि अलेक्जेंडर मैसेडोनिया कभी लौटा ही नहीं। अब अलेक्जेंडर अपनी पूरी आर्मी लेकर पूर्व की ओर यानी एशिया की तरफ चल पड़ा। इस वक्त तक बहुत से यूनानी राज्यों में मैसेडोनियन के खिलाफ विद्रोह चल रहा था, क्योंकि इन राज्यों को लगता था कि अब मैसेडोनियन किंग फिलिप II तो मर गया है और ये आसानी से आजाद हो जाएंगे। मगर उन्हें नहीं पता था कि अब जिसके हाथ में मैसेडोनिया का सत्ता है वो पूरा विश्व जीतने का क्षमता रखता है। फाइनली सिकंदर अपनी सेना के साथ विद्रोह कर रहे उन सभी राज्यों पे चढ़ाई कर दिया और क्रूरतापूर्वक उन विद्रोहों को दबा दिया। इस विद्रोह में सिकंदर ने इतना कत्लेआम मचाया कि बाकी यूनानी राज्यों में कुछ इस प्रकार डर बैठ गया कि उन्होंने सिकंदर के खिलाफ विद्रोह करने की बात अपने जहन से ही निकाल दिया। इसके बाद सिकंदर अपनी सेना के साथ आयोनियन सी पार किया और आयोनियन सी वाले राज्यों को कुछ ही दिनों में घुटने टेकवा दिया। मगर टायर नगर वासियों ने सिकंदर की सेना को चुनौती दी और इस तरह इन दोनों में लगभग 7 महीने तक युद्ध चलता रहा, मगर अंत में टायर वासी हार गए और सिकंदर के आगे सरेंडर कर दिए। इस प्रकार सभी आयोनियन सी वाले राज्य सिकंदर के अधिकार में हो गए। इसके बाद सिकंदर अपनी सेना के साथ इजिप्ट गए। इस वक्त तक इजिप्ट पे पारसियों का ही शासन था। उस पर्शियन शासक को सिकंदर अपने घोड़े में बांधकर पूरे दिन घसीटते रहे, जिस कारण उसकी मौत हो गई। वहीं पे अलेक्जेंडर ने एक नगर बसाया जिसे अलेक्जेंड्रिया कहा गया। मिस्र में अपना अधिकार करने के बाद वो कैस्पियन सागर पार कर फारस पहुंच गया। उस वक्त तक पर्शियन शासन काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, क्योंकि पर्शियन किंग डेरियस III एक शक्तिहीन और बेवकूफ राजा था और वहाँ उच्च पदों पर बैठे अधिकारी खुद राजा बनना चाहते थे। अगर आसान भाषा में कहे तो बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी एक दूसरे को मारने के षड्यंत्र रचते रहते थे। इसी बीच सिकंदर एशिया माइनर में प्रवेश किया, मगर ये बात पर्शियन किंग डेरियस III को पता चल चुकी थी। डेरियस ने एक बेहतरीन सैन्य टुकड़ी सिकंदर को रोकने के लिए भेज दिया और यहीं पे पारसी और मैसेडोनियन में गोरिनिक्स नामक एक नदी के तट पे एक भीषण युद्ध छिड़ गया, जिसे बैटल ऑफ गेरोनिक्स के नाम से जाना जाता है। एशिया माइनर में सिकंदर की एक पहली बैटल थी, जिसमें सिकंदर की जीत हुई। आधुनिक समय में इस गोरोनिक्स रिवर को बीगा रिवर के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई के बाद फारसी और मैसेडोनियन में कई बैटल हुए, जिसमें सिकंदर की जीत होती रही। इन युद्धों में सिकंदर के जीतने की प्रमुख वजह थी
सिकंदर की सेना द्वारा यूज किए गए बड़े बड़े भाले। युद्ध में इस्तेमाल किए गए इस भाले वाली रणनीति को फ्लेक्स कहा गया। इसके बाद देखते ही देखते फारस के प्रमुख नगर बेबीलोन, सूसा, पार्सिपोलिस सिकंदर का अधीन हो गए। इनमें से पार्सिपोलिस के बड़े बड़े महल को सिकंदर ने आग लगाकर जलवा दिया। इस घटना से फारसी नागरिक काफी ज्यादा प्रसन्न हुए। सिकंदर भी नहीं चाहते थे कि इतिहास उन्हें क्रूर और अत्याचारी शासक के रूप में जाने। इन्होंने पर्शियन नागरिक को अपने पक्ष में लाने के लिए खुद पारसी पोशाक पहनने लगे और बहुत से अपने सैनिकों को वहाँ के स्त्रियों से विवाह भी करवाया, खुद भी किया। अब सिकंदर के कुछ सेनापतियों ने उसे वापस मैसेडोनिया लौट जाने की सलाह दी, मगर सिकंदर ने इस सलाह को ठुकरा दिया क्योंकि उसे और आगे बढ़ना था और कई अन्य जाति से युद्ध कर अपने वीरता का परिचय देना था। फारस में कुछ दिन बिताने के बाद सिकंदर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल, रेगिस्तान और बर्फीली पहाड़ियों के रास्ते अफगानिस्तान तक आ गया। 323 ईसा पूर्व तक वो तक्षशिला भी आ गया और सिंधु नदी पार कर पूर्वी पंजाब में आया। इस वक्त तक उसके साथ लगभग 1,30,000 की सेना थी, क्योंकि जीते हुए राज्यों के कुछ नौजवान युवाओं को अपनी सेना में शामिल कर लेते थे। तक्षशिला के राजा सिकंदर का मित्र बन गया और अब सिकंदर अपनी कामयाबी देख झेलम नदी की तरफ बढ़ा और उसी नदी पे किंग पोरुस अपनी सेना के साथ उसे रोकने के लिए तैयार खड़े थे। इस तरह सिकंदर और पोरुस के बीच एक भीषण युद्ध शुरू हो गया, जिसे बैटल ऑफ हेडिपोस के नाम से जाना गया। इस युद्ध में पोरुस की सेना हार तो गई, मगर सिकंदर की सेना में एक डर बैठ गई। सैनिक सोचने लगे कि अगर भारत के एक छोटे से राज्य की सेना इतनी तबाही मचा सकती है, तो अगर पूरी भारतीय सेना आ जाए तब क्या होगा। और यहीं से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इन्हें वापस जाने की सबसे प्रमुख वजह थी मगध सम्राट चंद्रगुप्त सिकंदर का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सिकंदर अपने सैनिक और सेनापतियों के दबाव में आकर वापस लौट गया। कुछ ही दिन बाद जब वो बेबीलोन गया, तब 10 जून को 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में उसकी डेथ हो गई। इस तरह वो कभी मैसेडोनिया पहुंचा ही नहीं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।